जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 29। इससे पहले 28 हो चुके बच्चों। आज जो आपके एग्जाम की डेट है वो बहुत नज़दीक है। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है एसएससी जीडी की। उसकी तैयारी को और कैसे बेटर करें तो फटाफट से रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। आपके सामने है, अच्छे क्वेश्चन है, इनको याद कर लोगे, समझ लोगे और इनका सोल्यूशन देख लोगे। मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जीके के अंदर आपके ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं बच्चों, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं से मिलते जुलते रिपीट होंगे वापस से। निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, बच्चों देखो अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 लड़ाई होती है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 46 के बीच में होता है। सबसे पहले जो आपका सिखों है, सिखों के अंदर राजा रणजीत सिंह होता है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में दलीप सिंह बनता है। दलीप सिंह के टाइम पर 2 लड़ाई होती है अंग्रेजों और किसके बीच में, सिखों के बीच में। जो पहली लड़ाई है वो 1845 से 46 के बीच में होता है। पूछा है अंत सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई कौन सी संधि के द्वारा अंत होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच के अंत के बीच सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुई। अमृतसर की संधि ये आपके 9 अप्रैल 1809 को होती है बच्चों। 9 अप्रैल 1809 को नहीं, 9 अप्रैल 1809 है या 25, थोड़ा देख लेना, थोड़ा डाउट है बच्चों इसके अंदर। कपूरथला की संधि नहीं बच्चों। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1845 ईस्वी, 9 मार्च 1845 ईस्वी, ठीक है। रायघाट की संधि नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, लाहौर की संधि। जो आपका प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध है ये लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। लाहौर की संधि के बाद में यहाँ पे आपकी क्या होती है, पूरक संधि होती है। पूरक संधि के बाद में भेरोवोल की संधि होती है बच्चों, ठीक है। निर्णायक नतीजा कब निकलता है, 22 दिसंबर 1845 को भेरोवोल की संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध समाप्त होता है। ऑप्शन में भेरोवोल की संधि नहीं है, लाहौर की संधि एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च, फिर 11 मार्च को इसकी संधि के ऊपर संधि की जाती है, उसको हम बोलते हैं पूरक संधि। पूरक संधि कब होती है, आपका 11 मार्च 1845 को होती है। पूरक संधि के अंदर ये बोला गया, देखो पहले तो आपका 9 मार्च 1845 लाहौर की संधि होती है। इसके अंदर रणजीत सिंह नहीं खत्म हो गए थे, पहले 1839 में रणजीत सिंह खत्म हो जाते हैं। अब शासन कौन कर रहा है पंजाब के अंदर, उनका बेटा दलीप सिंह कर रहा है। और दलीप सिंह इस टाइम पर छोटा बच्चा है, तो शासन किसके हाथ में थी, उनकी जो पत्नी थी रानी जिंदा के हाथ में था। रानी जिंदा और किसके बीच में युद्ध का कारण था बच्चों, राजनीतिक और आपका जो आपका सैन्य और राजनीति के अंदर मतभेद था। मेन कारण क्या था इस युद्ध का, सैन्य और राजनीति के अंदर मतभेद था। सैनिक थे, सेनापति थे, उनकी रानी से नहीं बन रही थी और रानी चाह रही थी मेरे अंडर में ये काम करे, वो लोग नहीं कर रहे थे। इसलिए रानी ने सोचा क्यों ना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ लेते हैं। लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, हार जाऊंगी तो मेरे जो ये सेनापति ये मारे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, इनका काम हो जाएगा। और जीत गई तो वाहवाही किसकी होगी, राजा या रानी की होगी, मेरी वाहवाही होगी। इस बात को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है अंग्रेज सिख हार जाते हैं बच्चों और रानी जो सेनापति थे वो भी नहीं मारे जाते हैं। फिर ये इसके बीच में संधि होती है। सबसे पहले लाहौर की संधि 9 मार्च 1845 को होती है। उसके अंदर बोला गया था रणजीत सिंह है, आपका दलीप सिंह है, उसको संरक्षिका कौन मानी जाएगी, रानी जिंदा संरक्षिका होगी। हमारा आदमी होगा आपका हमारा रेजिडेंट होगा हेनरी लॉरेंस, ठीक है। एक वजीर छोड़ा गया था लाल सिंह, और उधर बोला गया था आपकी सेना को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप कितने सैनिक रख सकते हो, पैदल सैनिक 20,000, घुड़सवार कितने रख सकते हो, 12,000, और आपको कितना युद्ध अर्जाना लगाया गया, 1.5 करोड़ का युद्ध अर्जाना लगाया गया। इस संधि के अंदर अंग्रेजों को कुछ फायदा हुआ तो होता हुआ नहीं दिखता है। इसके बाद में संधि के ऊपर संधि करते हैं 2 दिन बाद में, पूरक संधि। 11 मार्च को बोला गया था हमारी सेना यहीं तैनात रहेगी। कब तक रहेगी, दिसंबर 1845 तक। फिर दिसंबर भी आ जाता है, अंग्रेजों का मन नहीं है वापस अमृतसर छोड़ के जाने के लिए। फिर 22 दिसंबर को संधि होती है, उसका नाम है बच्चों आपका भेरोवोल की संधि। 22 दिसंबर 1845 को कौन सी संधि होती है, भेरोवोल की संधि। भेरोवाल की जो संधि है कि संधि, इसके अंदर बोल दिया गया था जब तक रणजीत सिंह क्या नहीं हो जाता है, रणजीत सिंह नहीं बच्चों दलीप सिंह, जब तक दलीप सिंह वेस्ट नहीं हो जाता है अंग्रेजी सेना कहां पे तैनात रहेगी, अमृतसर के अंदर तैनात रहेगी। ये इसकी मेन पृष्ठभूमि थी, ये कहानी थी। थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लेना बच्चों, अपन पढ़ते हैं आधुनिक भारत के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, सीधे क्वेश्चन नहीं रटने, समझना है बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा आगा पीछा घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, बोला है दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है बच्चों 1800 नहीं बच्चों 1540 से लेके 45 तक ये दिल्ली के शासक थे, ठीक है। का मकबरा स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जिसको शेर खान भी बोलते हैं बच्चों, वैशाली के अंदर नहीं है, ठीक है। दरभंगा में भी नहीं है, गया में भी नहीं है, ये सासाराम बिहार के अंदर इनका मकबरा स्थित है बच्चों। कहाँ पे, सासाराम बिहार।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है बच्चों? सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इन्होंने शासन किया था आपका 1540 से लेकर 45 के बीच में शासन किया था। इनकी मृत्यु 1545 में होती है। ठीक है, जो इनका मकबरा वो कहाँ पे? बिहार के सासाराम जगह में बनाया हुआ बच्चों। ठीक है, सासाराम बिहार में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे बच्चों? इनमें से बताना है कौन गौतम बुद्ध के समकालीन है बच्चों। समकालीन का मतलब होता है या तो उसका पैरेलल टाइम पीरियड चलता रहता है ना, एक साइड में गौतम बुद्ध है, दूसरी साइड में कोई और व्यक्ति चल रहा है, इसको बोलते हैं समकालीन, साथ साथ में चलता रहता है, या फिर अभी वर्तमान के अंदर साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो इनके समकालीन कौन थे गौतम बुद्ध के? नागार्जुन नहीं थे बच्चों। गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब होता है बच्चों? 563 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, तो इनके आसपास जन्म किसका हुआ था? कनिष्क का भी नहीं होता है, कौटिल्य का भी नहीं होता है। महावीर स्वामी इसके आपके समकालीन थे। इधर ये बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे थे, इधर महावीर स्वामी किसकी दे रहे थे? आपकी जैन धर्म की दे रहे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है बच्चों, इनके समकालीन कौन है? महावीर स्वामी किसके संस्थापक है? महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है बच्चों। जैन धर्म की शिक्षा कौन दे रहे थे? महावीर स्वामी। और उधर बौद्ध धर्म की कौन दे रहे थे? सिद्धार्थ दे रहे थे, गौतम बुद्ध दे रहे थे। जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, और ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बच्चों पूछ लिया जाता है कोई पेपर में, याद रखना है ना थोड़ा सा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बताना सिद्धार्थ। क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम नाम क्या था बच्चों? वर्धमान था, वर्धमान। याद रह जाएगा, ये बेसिक चीजें याद रखनी है। इनके पैरेलल कौन थे? समकालीन कौन थे? तो महावीर स्वामी होगा या महावीर दिया हुआ बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? महावीर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों, पढ़ो और आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, ये बोल रहा है बच्चों, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था बच्चों? कौन सा किया गया था? आपका 24वां संविधान संशोधन नहीं बच्चों, 59वां भी नहीं, 49वां भी नहीं, 42वां संविधान संशोधन बच्चों 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसको मनीष आपका लघु संविधान भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी एक बात ये भी थी, क्या थी? भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक सुधार किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहते हैं, राजस्व अधिशेष कहते हैं, या फिर राजकोषीय घाटा कहते हैं, या प्राथमिक घाटा कहते हैं। बच्चों याद रखना, सरकार का जो कुल व्यय और कुल जो खर्चा होता है उसके बीच का जो घाटा होता है उसको क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार के कुल राजस्व कितना आया था और व्यय कितना हुआ था बच्चों। ठीक है, आमदनी कितनी है और खर्चा कितना हुआ है। कई बार सरकार क्या होती है, आमदनी तो होती कम, खर्चा ज्यादा कर देती है, तो ये कौन सा घाटा होता है बच्चों? राजकोषीय घाटा होता है। क्लियर है? कौन सा घाटा होगा बच्चों? राजकोषीय घाटा। दोनों के बीच का जो अंतर है, कितना डिफरेंस है कि हमारे पास में इनकम कितनी है और खपत कितनी है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा कहा जाता है बच्चों। ये अपन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बच्चों इसको। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे दोगे इसका तो आप। ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर, इनको हल्के में नहीं लेना है। वैदिक काल में समाज को वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसे वर्ण कहा जाता है। कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 6 में नहीं बच्चों, 3 में भी नहीं, 5 में भी नहीं। कितने वर्णों में किया गया था? 4 वर्ण। कौन कौन सी किए गए थे बच्चों? पहला था आपका वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, और कौन सा था बच्चों? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण बच्चों। 4 वर्णों के अंदर समाज को विभाजित किया गया था वैदिक काल के अंदर बच्चों। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों,
अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय बनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहली भारतीय आपकी बनी थी बच्चों, जिसके अंदर कौन सी धरती के ऊपर इन्होंने 1907 के अंदर अपना झंडा फहराया था बच्चों? जर्मनी के अंदर, बेल्जियम के अंदर, स्वीडन के अंदर, पोलैंड के अंदर। कौन से में? स्वीडन नहीं होगा बच्चों, पोलैंड भी नहीं होगा, बेल्जियम भी नहीं होगा। जर्मनी का एक शहर था बच्चों, क्या था? आपका स्टुटगार्ट। गार्ड के अंदर पहली बार आपका मैडम भिखाजी कामा के द्वारा क्या पहनाया जाता है? आपका भारतीय झंडा पहनाया जाता है विदेशी धरती के ऊपर। जो पहला भारतीय झंडा पहनाने वाली व्यक्ति भी कौन है बच्चों? महिला भी कौन बनी थी? मैडम भिखाजी कामा बनी थी। ठीक है, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? तो क्या आंसर होगा बच्चों? जर्मनी का स्टुटगार्ट था, उसके अंदर पहली बार झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ये बच्चे आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, ये नहीं होंगे। दूसरा है चित्तरंजन दास, सी आर दास। करेक्ट आंसर भी सी आर दास होगा बच्चों। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी, जिसका शुरू में नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको अपन इतिहास में किस नाम से जानते हैं? स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923। ईयर भी याद रखना है। संस्थापक पूछे तो मोतीलाल नेहरू और आपका सी आर दास या चित्तरंजन दास था बच्चों। रास बिहारी घोष नहीं थे बच्चों, भूपेंद्र नाथ बोस भी नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास होगा बच्चों। क्लियर है? ये दोनों चीजें याद रखनी बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया? विकास का एलपीजी मॉडल किसके, कौन सी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है बच्चों? पीवी नरसिम्हा राव नहीं किया था बच्चों, प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर होगा। 1991 की सरकार के अंदर ये भारत के वित्त मंत्री थे और उसके बाद में ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 2004 से लेके आपका 2009 तक थे, फिर 2009 से लेके 2014 तक थे बच्चों। ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और इससे पहले ये भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। और इनके वित्त मंत्रालय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? आपका एक एलपीजी विकास के लिए एलपीजी मॉडल दिया जाता है बच्चों। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो बच्चों। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है बच्चों? इनमें से वॉलीबॉल से है? नहीं बच्चों। क्रिकेट से भी नहीं है, शतरंज से भी नहीं है। किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है बच्चों। हॉकी के अंदर जो कप होता है उसका नाम है आगा खां कप बच्चों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉकी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या हॉकी है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनका जन्म दिवस 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। हॉकी दिवस आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? हॉकी है। और आगा खां कप क्या एक राष्ट्रीय बच्चों टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार विशेषता है बच्चों। त्रिस्तरीय सरकार कौन सी होगी? लोकसभा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और कौन हो गया बच्चों? राष्ट्रपति। ये आपकी त्रिस्तरीय सरकार होती है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान की। ठीक है, एक विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मतदान, ये भी विशेषता बोला गया है कि सबको क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मतदान होना चाहिए। ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी बात बोली गई थी। सबसे छोटा लिखित संविधान गलत हो गया बच्चों। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर यहाँ पे होता बच्चों सबसे बड़ा लिखित संविधान तो चारों सही होते हैं। सबसे बड़ा
लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे छोटा किसका है बच्चों? तो अमेरिका करते हैं अपन। एक और देश है मुर्को, उसका भी आता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर ऑप्शन होगा, जो एकदम रॉन्ग है। बाकी तीनों विशेषताएं हैं भारत के संविधान की, चौथी विशेषता नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान आता है भारत का तो अपना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है बच्चों? भारत की जो तटीय सीमाएं हैं वो कितनी, आप बता सकते हो क्या? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? ये है भारतीय की लंबाई कितनी है? तो ये है बच्चों 7516.16 किलोमीटर। इनमें से बोला है सबसे ज्यादा किसकी है, वो पूछा है क्वेश्चन, ये लंबाई नहीं पूछी अपने से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है? पश्चिम बंगाल की है, तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है, गुजरात की है बच्चों। कितनी है? 1600 किलोमीटर। गुजरात की, भारत की बच्चों, कांडला जो आपका बंदरगाह वो भी यहीं पे है, इस तट पे ही है बच्चों। गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज्यादा कितनी है? 1600 किलोमीटर है बच्चों। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516.16 किलोमीटर है। उनमें से खाली गुजरात की कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ये सर्वाधिक है बच्चों। सर्वाधिक तटीय रेखा पूछी जा सकती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर दीजिएगा। बोल रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारत की जो जीवन बीमा निगम है LIC की स्थापना वर्ष में की गई थी। कौन सी वर्ष में की गई थी? 1952 में नहीं होती है बच्चों इसकी स्थापना, 1954 में भी नहीं होती है, 1958 में भी नहीं होती है। LIC की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1956 में की जाती है बच्चों। कब की जाती है? भारतीय जीवन आपका बीमा योजना है, इसकी स्थापना LIC की निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1956 होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इनमें से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताना है। महावीर चक्र नहीं है बच्चों वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र भारत का क्या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जो सेना के अंदर अच्छा आप उत्कर्ष योगदान देते हो, लड़ाई के अंदर अच्छा काम करते हो, तो आपको कौन सा सम्मानित दिया जाएगा? परमवीर चक्र होगा। अशोक चक्र भी नहीं होगा, शौर्य चक्र भी नहीं होगा। अब याद रखना, भारत का प्रथम भारतीय जिसे परमवीर चक्र मिला, प्रथम भारतीय सिविल का पूछता तो भारत रत्न होगा। ये किसका पूछा? वीरता पुरस्कार पूछा तो क्या होगा? परमवीर चक्र होगा। प्रथम भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिलता है, चक्र मिला, तो क्या आंसर होगा? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला बच्चों? परमवीर चक्र मिला। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजर सोमनाथ शर्मा होगा बच्चों। अशोक चक्र नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना बच्चों, पहले भारतीय हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिलता है। सेना के अंदर अच्छा काम करते हो, ठीक है, वीरता, वीर के अंदर आपकी वीरता अच्छी दिखाते हो, तो उसके अंदर कौन सा चक्र मिलता है? परमवीर चक्र हाईएस्ट है बच्चों। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक महासंघ घोषित करता है, एक परिसंघ घोषित करता है, एक फेडरेशन घोषित करता है, राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, एक स्वैच्छिक महासंघ नहीं करता बच्चों, एक परिसंघ भी नहीं करता है, क्या करता है? राज्यों का एक संघ। भारत का संविधान क्या घोषित करता है? भारत के साथ एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 भी यही बात बोलता है, भारत अर्थात बच्चों आपका राज्यों का संघ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो आंसर होगा आपका एक राज्यों का संघ भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। भारत कैसा है? एक राज्यों का संघ है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट है, आगे आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया बच्चों। देखो क्या बोला है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, जो निम्न में से किस राज्य में थे बच्चों? कुंवर सिंह है वो 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से किया था ये पूछा है क्वेश्चन। बंगाल से किया था? नहीं बच्चों। मध्य प्रदेश से भी नहीं किया था। कुंवर सिंह कहां के लीडर थे? बिहार के थे। या उत्तर प्रदेश, या यहाँ पे क्या होता? अवध होता, तो क्या करते अपन? बेगम हजरत महल कहां से थी? अवध या लखनऊ से थी। यहां से कौन था? बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन था बच्चों? दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर बच्चों। बहादुर शाह जफर कहां से थे? दिल्ली से थे। कानपुर से कौन था बच्चों? कानपुर से नाना साहब था बच्चों। कौन था? नाना साहब।
और अगर पूछ लेता आपसे कानपुर हो गया बच्चों, दिल्ली हो गया, अगर पूछ लेता झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है बच्चों, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी अपने को पता रखनी है। ठीक है, कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? करेक्ट आंसर होगा आपका बिहार होगा बच्चों, क्या होगा? बिहार होगा। नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, भारत में अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है बच्चों? भारतीय स्टेट बैंक अंतिम ऋणदाता नहीं है बच्चों, नाबार्ड भी नहीं है, भारत सरकार भी नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ले आपसे, स्थापना पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? बताना होगा अपने को 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है बच्चों। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। वर्तमान का आपका वर्तमान का पूछ ले गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है भारतीय रिजर्व बैंक का? तो क्या आंसर दोगे? शक्तिकांत दास। क्या दोगे बच्चों? शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास होगा। क्लियर है, समझ में आया? करेक्ट आंसर क्या होगा? शक्तिकांत दास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? पृथक जो निर्वाचन प्रणाली है ये कौन से अधिनियम में पेश की जाती है? आंसर देना है आपको फटाफट से। ठीक है, क्या आंसर होगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली, पहली बार पृथक निर्वाचन का मतलब होता है आपके सेपरेट इलेक्ट्रोल बोलते हैं। यहां से ये कैंडिडेट ही खड़ा होगा, इसके सामने वाला भी ये इसके समाज का ही होगा या इसका ही सोसाइटी का होगा, उसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन का आपके अधिनियम। कब पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट ये आता बच्चों 1784 में, इसमें पारित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, गलत हो गया। 1909 का अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है इसको बच्चों। मार्ले इस टाइम पर भारत के वाइसरॉय थे, आपके सेक्रेटरी थे, और मिंटो भारत के वाइसरॉय थे। 1861 का अधिनियम भी नहीं बोलता है, विनिमय अधिनियम भी बोलता है। करेक्ट आंसर क्या? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। और इसके अंदर पहली जो समाज था जिसको पृथक निर्वाचन मिला था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मिलता है, वो था बच्चों मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। प्रथम किसको मिलता है? मुसलमान। 1919 के अंदर एंग्लो इंडियन और सिखों को दिया जाता है। ठीक है, और 1935 के आसपास कौन मांग करते हैं? दलित वर्ग मांग करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी क्या बैठ जाते हैं? धरने पर बैठ जाता है, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका अनशन तोड़ाते हैं। महात्मा गांधी को लगा अगर इनको मिल गया तो भारत क्या हो जाएगा? भारत के कई विभाजन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस पृथक निर्वाचन को रोकने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में? महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब होता है बच्चों? तो आंसर होगा 24 सितंबर 1932। वो इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों। सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ से फूट डालने की फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ से स्टार्ट की थी। सबसे पहले मुसलमानों को मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग अस्तित्व में कब आई? 30 दिसंबर 1906 में आई। और इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की कब की? पहली बार 1908 में की थी। ठीक है, इस टाइम पर मिंटो भारत के वाइसरॉय थे। और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत इनको क्या मिल जाता है? पृथक निर्वाचन अधिकार दे दी जाता है। और 1919 के अंदर किसको मिल जाता है बच्चों? तो आपको बताना एंग्लो इंडियन और सिखों को भी मिल जाता है। फिर दलित मांग करते हैं और महात्मा गांधी क्या बैठते हैं? अनशन पर बैठते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़नी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों आपके सामने एक बार पढ़ो। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया था? गुजरात के द्वारका के अंदर भारत का सबसे लंबा क्या केबल आपका स्टे पुल है, किसने किया था? आचार्य देवव्रत ने नहीं किया था, भूपेंद्र भाई पटेल ने भी नहीं किया था, नितिन गडकरी ने भी नहीं किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है बच्चों। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। भारत गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे आपके लंबे बचे केबल स्टे, याद रखना कहां पे? गुजरात के द्वारका में भारत का सबसे लंबा केबल स्टे। किसने इसका उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बच्चों? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में स्थित है? मिजोरम में नहीं है बच्चों मोलिंग, मणिपुर में भी नहीं है, असम में भी नहीं है, मानस वगैरह है असम में। ये इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा बच्चों। 1983 के आसपास इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 428 वर्ग किलोमीटर इसका में फैला हुआ है। आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच बच्चों।